रूस और यूक्रेन युद्ध का आज तीसरा दिन है। भारतीय दूतावास की नई एडवाइजरी जारी हुई है। यूक्रेन में भारतीयों के लिए नई सलाह है। बॉर्डर पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। अधिकारियों से बातचीत की सलाह दी गई है। मौजूदा ठिकाने पर रहने का सुझाव दिया गया। पूर्वी यूक्रेन में छात्र घरों में ही रह रहे हैं। तो भारत सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। जो लोग इस समय यूक्रेन में मौजूद हैं उनके लिए ये एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की है और इस एडवाइजरी के मुताबिक सभी लोग बॉर्डर की तरफ ना जाएं। जहां घरों में रह रहे हैं वहीं रहें और अधिकारियों से बात करने की कोशिश करें। तो भारतवंशियों को बॉर्डर पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस समय लगभग 15 से 20 हजार के बीच में भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं और ये सभी मेडिकल की पढ़ाई वहां पर कर रहे थे। फिलहाल सभी को लाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी तादाद में यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं और आज लड़ाई का तीसरा दिन है। पुतिन के खिलाफ अमेरिका का एक्शन। अमेरिका ने पुतिन पर प्रतिबंध लगाया। पुतिन के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए। रूस को आर्थिक कीमत चुकानी होगी। लोकतांत्रिक देश पर आक्रमण करना गलत है। रूस को राजनयिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। यूएनएससी में रूस के 3 सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने। और यूक्रेन युद्ध पर ईयू का फैसला। पुतिन की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया गया। पुतिन की यूरोप की संपत्ति जब्त होगी। रूस के विदेश मंत्री पर भी फैसला होगा। संपत्ति जब्त करने का यह फैसला लिया गया है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन की जो संपत्तियां यूरोप में हैं उन सबको जब्त किया जाएगा। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का भी बड़ा बयान सामने आया। यूक्रेन की सेना से तख्ता पलट को कहा गया। यूक्रेन की सेना को पुतिन की सलाह है, सत्ता को सेना हाथ में ले लेनी चाहिए। यूक्रेनी सेना को सरकार चलाने को कहा गया। यूक्रेन की सरकार पर पुतिन जमकर बरसे। और खबर यह भी मिल रही है कि रूस बातचीत के लिए राजी हो गया है। यूक्रेन से बातचीत के लिए रूस तैयार है। बेलारूस में बातचीत के लिए रूस राजी है। प्रतिनिधिमंडल भेजने पर रूस तैयार है। रूस ने यूक्रेन को अपनी शर्तें भी बताई है। नाटो से ना जुड़ने का वादा मांगा है फिर से। अब यूक्रेन इसका क्या जवाब देता है? क्या ये प्रतिनिधिमंडल आपस में मुलाकात करेंगे? लेकिन रूस ने बातचीत पर सहमति जता दी है। और रूस यूक्रेन युद्ध पर नाटो का बयान भी सामने आया। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। नाटो इलाकों में जवान तैनात कर दिए गए। रूस ने नियमों का उल्लंघन किया। रूस यूक्रेन युद्ध पर नाटो का बयान सामने आया। रूस के सैनिक यूक्रेन से वापस जाएं, किसी का भी जवाब देने को तैयार हैं। यूक्रेन को समर्थन देना जारी रखेंगे।
रूस के खिलाफ यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव पास हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएनएससी में यह बैठक हुई। रूस के खिलाफ यह निंदा प्रस्ताव पास किया गया। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े। चीन, यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी खबर है। अब तक 127 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूएन ने बयान जारी करके बताया करीब 1 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। यूक्रेन रूस पर युद्ध पर यह अपडेट है। भारत सरकार का मिशन एयरलिफ्ट शुरू हो गया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सरकार निकालेगी। आज 2 विमान भारत पहुंचेंगे। दिल्ली और मुंबई पहुंचेंगे विमान। रोमानिया और हंगरी से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। भारतीयों को लेकर ये दोनों विमान दिल्ली और मुंबई कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। यूक्रेन संकट पर आज फिर सीसीएस की मीटिंग है। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जंग के हालात पर बैठक होगी। भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की रूस से अपील। रूस के सैनिक यूक्रेन से लौट जाएं, यूएन प्रमुख ने कहा। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को लेकर गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने भी अपनी चिंता जताई। हालांकि उन्होंने यूक्रेन में फंसे सभी स्टूडेंट्स और उनके परिजनों को भरोसा दिलाया है कि सरकार सभी स्टूडेंट्स की सुरक्षित वापसी को लेकर कोशिश कर रही है और जल्द ही सभी छात्रों को वापस लाया जाएगा। इतना ही नहीं, निहाल चंद ने गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के यूक्रेन में फंसे उन सभी छात्रों के परिजनों को अपने दफ्तर का फोन नंबर 0112378256 जारी कर संपर्क करने की अपील की है, ताकि वो भी विदेश मंत्रालय के जरिए इन छात्रों की जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी की कोशिश कर सके। अभी युद्ध के हालात को देखते हुए जितने भी भारतीय लोग यूक्रेन में हैं, भारत सरकार उनको लाने का प्रयास कर रही है। मैं भी विदेश मंत्रालय के संपर्क में हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र में जितने भी बच्चे यूक्रेन में हैं, उनको लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं परिवारजन से, बच्चों के परिवारजन से मैं आग्रह करूँगा कि वो मेरे कार्यालय से संपर्क साधें, ताकि हम उनको सुरक्षित भारत ला सकें। यूक्रेन के इवानो शहर में स्थित इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास शुक्रवार की रात करीब 9:15 बजे रूस के हमले को लेकर सायरन बजने से अफरा तफरी मच गई। सायरन की आवाज सुनकर यहां पढ़ने वाले भारतीय छात्र सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भागने लगे। सायरन और अफरा तफरी वाला ये वीडियो वहां पढ़ने वाले बूंदी के एक छात्र ने कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा को भेजा है, जिन्होंने ये वीडियो जारी किया। आपको बता दें कि इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारत के करीब 1500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। वहां हमले के सायरन का लाइव वीडियो देखने के बाद कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने रात में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेल भेजकर इसकी जानकारी दी है। इवानो नेशनल फ्रैंकोविस्क यूनिवर्सिटी, जहां पर 1500 के लगभग भारतीय छात्र अध्ययन करते हैं, वहां पर अभी रात्रि के 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार हमले का सायरन बजा है और वहां पर भारतीय छात्र बहुत डरे हुए हैं। एक छात्र ने मुझे सायरन का वीडियो भेजकर बताया है कि वहां पर हमले का सायरन बज गया है और हमला आज वहां पर संभावित है। ऐसे में भारतीय छात्र डरे हुए हैं। तत्काल मैंने इस विषय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को मेल भेजकर मांग की है कि रूस पर
तुरंत कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जाए, इस हमले को रोका जाए, क्योंकि वहां पर भारतीय छात्र भारी तादाद में हैं। यह वो विश्वविद्यालय है जिसने हमले से एक दिन पहले भी ऑफलाइन क्लासें ये विश्वविद्यालय चलाता रहा, और इस विश्वविद्यालय ने भारतीय छात्रों के यूक्रेन से भारत आने पर प्रतिदिन 2400 रुपए के जुर्माने की घोषणा कर रखी थी। तो ऐसे में सारे भारतीय छात्र अभी इस विश्वविद्यालय में हैं, वहां पर हमला होता है तो सैकड़ों की संख्या में भारतीय छात्रों की जान संकट में आ सकती है। इस हमले को रोका जाना चाहिए। न्यूज 18 पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के इंटरव्यू पर प्रदेश के मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि हिजाब के मुद्दे पर नड्डा जी का बयान अशोभनीय है। नड्डा जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने जो बयान दिया है हिजाब को लेकर के और सांप्रदायिक के आधार पर कि हम धर्म में उन्माद फैलाने का काम नहीं करते, मैं समझता हूँ ये बयान एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको शोभा नहीं देता। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा ये देश में संविधान है, संविधान में सभी धर्मनिरपेक्षता की ताकतों को समान भाव से देखा गया है। उस रूप में एक खाम का इन चुनावों के दौरान जो 5 राज्यों के चुनाव दे रहे हैं और दोहरीकरण करने के उद्देश्य से इस तरह के बयान इनके पार्टी के लोगों के द्वारा, सहयोगी संगठनों के द्वारा किए जाते रहे, तो मैं तो एक राष्ट्रीय लोक दल का विधायक होने के नाते मैं निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपने बयान पर माफी मांगे। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिजाब पर दिए बयान का मदन दिलावर ने समर्थन किया और कहा कि शिक्षण संस्थाओं पर धार्मिक पोशाक पहनकर नहीं जाना चाहिए और कांग्रेस मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। जनता पार्टी कभी धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना चाहती है और उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस संबंध में एक हमारा कार्यकर्ता खो दिया है, जो बिल्कुल ठीक कहा है। हिजाब में पहनने में कहीं भी रोक नहीं है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में जहाँ पर ड्रेस कोड लागू है वहाँ पर पहन करके नहीं जाना चाहिए, किसी को भी नहीं जाना चाहिए, कोई भी धार्मिक पोशाक पहन करके नहीं जाना चाहिए। जो ये कांग्रेस जो कर रही है, ये योजनाबद्ध तरीके से एक तरह से मुसलमानों को देश के खिलाफ भड़काने का षड्यंत्र कर रही है। मैं समझता हूँ इस कांग्रेस को, राहुल गांधी को और देश की असामाजिक तत्वों को बिल्कुल बाज आना चाहिए कि ये देश के खिलाफ, देश के हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को ना उकसाए, ये ठीक नहीं है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। यूक्रेन में रूसी अटैक जारी की 2 बड़े धमाकों से दहला यूएन सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर होगी फिर से चर्चा। यूक्रेन पर रूस के पहले दिन हमले में 137 यूक्रेनी लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने पहले दिन यूक्रेन पर 203 हमले किए। चेरनोबिल पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने रूस के 800 सैनिकों, 7 विमान, 6 हेलीकॉप्टर और 130 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस भी यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकाने तबाह करने का दावा कर रहा है। उसने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में 70 मिलिट्री टारगेट नष्ट किए और 11 एयरफील्ड ध्वस्त किए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 7 विमानों को मार गिराया। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शनकारियों ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने पर व्हाइट हाउस के बाहर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के साथ घरेलू नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के दर्जनों शहरों में प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद 1700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पोलैंड यूक्रेन सीमा के करीब कैंप ऑफिस बनाया गया है, जो कि यूक्रेन से पोलैंड के रास्ते लौटने में मदद करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। रूस बुराई की राह पर चल पड़ा है, लेकिन यूक्रेन अपना बचाव कर रहा है और अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ेगा। 137 हीरो, जिनमें से 10 सैन्य अधिकारी शामिल थे, मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पुतिन ने दुनिया को खतरे में डाल दिया है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देर रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। उन्होंने हिंसा को तत्काल समाप्त करने की अपील की। भारत सरकार ने देश में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने को लेकर के रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया के अपने समकक्षों से गुरुवार रात को फोन पर बात की। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को लेकर गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने अपनी चिंता जताई। हालांकि उन्होंने यूक्रेन में फंसे सभी स्टूडेंट्स और उनके परिजनों को आश्वस्त किया कि मोदी सरकार सभी स्टूडेंट्स की सुरक्षित वापसी को लेकर हर संभव कोशिश कर रही है। कोटा में 1 मार्च से ऑपरेशन संबल अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजना, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सहायता योजना के पात्र लोगों को चिन्हित कर उन्हें घर बैठे योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। यूक्रेन के इवानो शहर में स्थित इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल यूक्रेन के कीव शहर में फंसे भारतीय छात्रों से अभी तक दूतावास का संपर्क नहीं हुआ है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों में जोधपुर के भी कई छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें शहर के बीजेएस कॉलोनी क्षेत्र निवासी नेहा भाटी भी हैं। नेहा के साथ जोधपुर के 3 छात्र हैं। नेहा के साथ 50 बच्चे हैं। इनके सामने खाने पीने के सामान का संकट है। थोड़ा बहुत पैकिंग फूड बचा है। नेहा ने परिजनों को आज सुबह के बंकर और टनल के वीडियो भेजे हैं, जहां इन बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन छात्रों को हॉस्टल के नीचे बड़े बंकर और टनल में भेजा गया है। शॉपिंग स्टोर, सुपरमार्केट्स हैं, वो बंद हो चुके हैं मैक्सिमम। और 3 बार सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में 3 बार एयर सायरन्स बजे हैं, इमरजेंसी सायरन्स। एंड अभी पुलिस भी यहाँ से सारे पुलिस की गाड़ियां वगैरह सब एयरपोर्ट की साइड से हॉस्टल से बाहर रोड जा रही है। एयरक्राफ्ट बंद है, एयरपोर्ट्स बंद है। न्यूज में ये भी है कि जितने भी एयर स्पेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं कमर्शियल एयर फ्लाइट्स के लिए। सो हम एम्बेसी को कांटेक्ट कर रहे हैं बट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।